कराची को मैं समझ रहा हूँ कि इनको फ़ौरन तब्दील करना चाहिए। मेयर कराची जिस तरह कराची दुश्मनी के ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे लोगों के घर तोड़ रहे हैं, लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं। MQM ने करारदाद जमा करा दी नेशनल असेंबली में कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जगह शेख रशीद साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, और अपने वोट जो हैं वो उस तरफ डाल दिए, तो वज़ीर आज़म PTI का रहेगा नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की आड़ में बहुत सारे काम लोग कर गए। मेयर कराची वसीम अख्तर, ये कहा जाता था हमारे पास वसाइल नहीं है, तोड़ फोड़ हो रही तो कहाँ से गाड़ियाँ भी आ गई। एक तारीखी फैसले के बाद शहर कराची की खूबसूरती को उजागर करने के लिए एक तरफ ऑपरेशन क्लीन अप जोरों शोर से जारी है, तो दूसरी तरफ तजावुजात पर बुलडोजर चलाए जाने पर सियासी जमातें आपस में उलझ पड़ी हैं। गोया तजावुजात का मलबा एक दूसरे के सर डाला जाने लगा है। यूं कह लीजिए कि सफाई होते होते इस पर सियासत शुरू हो गई है। पहले जो जमातें तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में साथ साथ होने का दावा करती हुई दिखाई देती थी, अब एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश कर रही हैं। पीपल्स पार्टी और MQM एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। ज़रा सुनिए आमिर खान साहब ने इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर किया कि कराची शहर से तजावुजात का खात्मा किया जाए, इंक्रोचमेंट ख़त्म की जाए। सिंध की मुतासिब हुकूमत के इदारों ने अब तजावुजात जो इंक्रोचमेंट है, यानी फुटपाथ के ऊपर अगर कोई पथारे गैर कानूनी लगे हुए हैं या नालों के ऊपर तामीर कर लिए गए हैं या पार्क में कर लिए गए हैं, आप तोड़िए, लेकिन वो घर जो आपके KDA से लीज हुए हुए हैं, जिनको बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने उनके नक्शे पास किए हुए हैं, उन घरों के ऊपर भी एक्शन शुरू कर दिए गए हैं और लोगों को बेघर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मौक़िफ़ सामने आ गया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब का भी स्टेटमेंट इस पर सामने आया, उनकी बात भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की आड़ में बहुत सारे काम लोग कर गए। जहाँ पे गैर कानूनी तजावुज़ात हैं उनको तो बिल्कुल हटाया जाए, लेकिन जिन लोगों के पास कानूनी लीज़ें हैं, जिनको माजी में इस शहर पर हुक्मरानी करने वाले लोगों ने जिनको लीज़ें दी हैं, उनके ख़िलाफ़ किस तरीके से कार्रवाई की जाए। सिंध गवर्नमेंट कमिटेड है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। सिंध गवर्नमेंट कमिटेड है कि जहाँ जहाँ एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर, पार्कों के ऊपर गैर कानूनी तामीरात की गई हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। जहाँ जहाँ सड़कों के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर पथारे लगाए गए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। कराची की स्टेक होल्डर्स, वो चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, पहले ये तमाम लोग एक साथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब सब ने बातें करना शुरू कर दी हैं, इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए एक दूसरे पर, और PTI भी अब अपने खदशात का इजहार कर रही है। फारूक सत्तार साहब ने भी मेयर कराची से शिकवे हैं, सुने इनकी बात। काश मेयर कराची वसीम अख्तर कराची के कारोबार, कराची की तिजारत, कराची की मईशत, कौमी मईशत का सौदा करने की बजाय, कारोबारी लोगों से इनका रोजगार छीनने की बजाय, और जितनी चुस्ती यहाँ दिखाई है, जितनी फुर्ती और चुस्ती, इतनी फुर्ती और चुस्ती काश कराची से कचरा उठाने पर अगर ये चुस्ती और फुर्ती दिखाई जाती। ये कहा जाता था हमारे पास वसाइल नहीं है, तोड़ फोड़ हो रही तो कहाँ से गाड़ियाँ भी आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान साहब, जो ऑपरेशन के 3 दिन के बाद ही, जब ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था उसके 3 दिन के बाद ही उनकी जानिब से इस पर खदशात का भी इजहार सामने आ रहा था, नाराज़गी का इजहार भी किया जा रहा था, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस पर मौक़िफ़ लिया जा रहा था तो उनका ये कहना था कि खुर्रम शेर जमान साहब का जो पहले का जो मौक़िफ़ वो दे रहे हैं वो उनका अपना मौक़िफ़ है। लेकिन अब खुर्रम शेर जमान साहब ने मेयर कराची की तब्दीली का मुतालबा भी कर दिया। इससे पहले वो कह रहे थे कि वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, लेकिन अब तो वो जनाब तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। मेयर कराची को मैं समझ रहा हूँ कि इनको फ़ौरन तब्दील करना चाहिए। मेयर कराची जिस तरह कराची दुश्मनी के ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे लोगों के घर तोड़ रहे हैं, लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस के अहकामात हैं उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब से कि एक नाजिर के थ्रू ज़रा एक रिपोर्ट तो मंगा लें कि अब तक जो इन्होंने शहर कराची के अंदर किया है उसमें सही कितना उसका परसेंटेज क्या है और जो गलत किया उसका परसेंटेज क्या है। चीफ जस्टिस साहब के सामने आ जाएगा। पूरा शहर यहाँ पे परेशान हुआ है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि जिन अफराद की अमलाक को नुकसान पहुँचा है उन मुतासरीन को मुतबादिल रिहाइश या मुआवजा देना चाहिए। बिलावल हाउस के अतराफ की सड़क खुलवाने का मुतालबा भी किया है। तजावुजात पर तनाज़ात तो जारी हैं। 7 शहर में उनके खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप भी तेज़ी से जारी है। KMC ने बल्दिया टाउन में दुकानों और मकानात के आगे कायम तजावुजात गिरा दिए हैं। ओल्ड सिटी एरिया में बर्तन गली, खोया गली से तजावुजात का सफाया हो गया है। नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़माबाद भी इस ऑपरेशन से बच नहीं सकें। ब्लॉक ए के पार्क में कायम गैर कानूनी शादी हॉल्स पर बुलडोज़र फेर दिया गया है। ये तमाम मामलात और मसाइल अपनी जगह, लेकिन सड़कों पर सफ़र करने वाली आवाम के दुख बढ़ गए हैं। ग्रीन लाइन मंसूबे का तरक्याती काम, जगह जगह ट्रैफिक जैम, आवाम रूट्स बदल बदल कर परेशान, ऊपर से तजावुजात की मिट्टी धूल, गोया शहरी रोज़ाना इस गदले माहौल में तवील सफ़र करने या यूं कह लीजिए कि रुलने पर मजबूर हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्लानिंग के बगैर बस तजावुजात गिराए जा रहे हैं। सड़कों पर पड़े मलबे भी सवालिया निशान है। सियासी जमातों के एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश तो हो रही है। सईद गनी और मेयर कराची के ख्यालात पहले एक थे, अचानक मिजाज में तब्दीली आ गई है। कुछ तो गड़बड़ है। PTI, फारूक सत्तार और मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची पर बरस रहे हैं। आमिर खान पीपल्स पार्टी से खफा हैं। आखिर मामला शहर बचाने का है या वोट बैंक बचाने का है? इस पर बात करने के लिए सईद गनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ PTI से फिरदौस तमीम नकवी साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपको वेलकम कहूँगी मैं। थैंक यू। सर आपके इल्म में बड़ा हॉट इशू इस वक्त हुआ हुआ है तजावुजात का, ऑपरेशन से लेकर के अब तक। लेकिन पहले जो सब एक ही सफ़ में खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, अब सब एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं। सर शहर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर वोट बैंक? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी भी कोई ज़्यादा इख्तलाफ इस पर नहीं है। तमाम लोगों का इत्तेफाक है और प्रॉब्लम सिर्फ उनको हो रही है जो आम तौर पे आदी हो गए हैं कि इस तरह के इश्यूज़ पर वो अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग किया करते थे। इस मरतबा उनके लिए काम नाम भी ले लीजिए। मतलब अभी तो जमात इस्लामी ने किया है, MQM ने भी इस पर शुरू किया। मुझे तो हैरत हो रही है MQM पर कि उनके मेयर कराची ख़ुद इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और वो उन्हीं के ख़िलाफ़ फिर बातें भी कर रहे हैं। तो चाहिए तो ये था कि मेयर कराची को रोक देते कि अब ना करें। लेकिन इस मरतबा अगर आप गौर करें तो इतने बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन हुआ ये कराची में पहले नहीं हुआ और लोग डिस्टर्ब ज़रूर हुए हैं, तकलीफ़ लोगों को ज़रूर हुई है, लेकिन मजमूई तौर पर लोगों का एतमाद हम पर है और हमने उनको ये यकीन दिलाया है कि हम उन्हें तन तना छोड़ेंगे नहीं इस तरह से और अकोमोडेट उनको ज़रूर करेंगे ताकि उनका अपना कारोबार आइंदा के लिए वो शुरू कर सकें। सईद गनी साहब, ये कब किया जाएगा? क्योंकि आप देखें ना, इससे पहले जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, इस पे काम शुरू हो गया, लोगों की दुकानें गिराई जा रही हैं, जहां वो तजावुजात हैं उसे हटाया जा रहा है, लेकिन जो मुतबादिल की आप बात कर रहे हैं वो कब किया जाएगा? ऐसा लगा कि बगैर प्लानिंग के काम शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट का काम तो ऑर्डर देना था, प्लानिंग तो सिंध हुकूमत ने करनी थी, कराची की इंतजामिया ने करनी थी, लेकिन नज़र तो कुछ नहीं आया ग्राउंड पर। देखिए, ये जब हिदायत आई अदालत की तो उसके बाद बहुत कम वक्त दिया गया और कहा कि इतने दिनों में ये चीज़ आप जो है ना वो क्लियर कर दें। और पहले ये आगाज़ हुआ इम्प्रेस मार्केट से। 3 दिन दिए गए थे और इम्प्रेस मार्केट को साफ़ होने में 7 दिन तकरीबन लगे। उसके बाद ये मज़ीद इलाकों तक फैलता गया है। तो जब ये ऑपरेशन हुआ था उस वक्त तो सच्ची बात है कि 3 दिन में किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कितने बड़े पैमाने पे लोग इससे मुतासर होने जा रहे हैं। और चूँकि ये हिदायत सिंध गवर्नमेंट को इस तरह नहीं दी गई थी, मेयर कराची में मौजूद थे और उनके सामने सारी बात हुई, तो एग्जैक्टली हमारे लिए अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल था कि कितने लोग इससे मुतासर होंगे। लेकिन जब इम्प्रेस मार्केट का सिलसिला शुरू हुआ और पता चला कि 1500-1600 लोग वहाँ सिर्फ मुतासर हुए हैं, फिर लाइट हाउस की तरफ गए, फिर और इलाकों में गए, तो ये तादाद बढ़ती गई। लेकिन पहले दिन से सूबाई हुकूमत का ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा कि कितने ही लोग हों, और मैं तो यहाँ तक भी गया कि वो लोग जो KMC को किराया दे रहे थे, वो लोग जो 30-40 साल से वहाँ बैठे थे, उनको तो करना ही करना है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अगर किराया नहीं भी दे रही थी और 25-30 साल से कारोबार कर रहे थे उन इलाकों में या उन बाज़ारों में बैठकर, हम उनको भी अकोमोडेट करेंगे ताकि वो भी अपना कारोबार करें। इसलिए कि इतने बड़े पैमाने पर हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि लोग इस तरह अपने कारोबार से बिल्कुल फारिग हो जाए, बेरोज़गारी बढ़ जाए, और ज़ाहिर है कि उनकी फैमिलीज़ हैं पूरी जिसको वो पाल रहे हैं, चला रहे हैं, तो उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। और इसकी संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकती हैं कि जब अभी हफ्ते को कैबिनेट की मीटिंग हुई तो 1 घंटे तक हमने इस इशू पर तफसील से बात की और उसके अंदर ये KCR के नतीजे में जो लोगों को बेघर होना है वो भी चीज़ के अंदर डिस्कस हुई। और चीफ मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि एक तो सूबाई हुकूमत रिव्यू फाइल करेगी सुप्रीम कोर्ट में, और जो हम समझते हैं कि जो रिहायशी आबादियाँ हैं उस तरफ हम अभी नहीं जाना चाहते हैं,
और जो नाले हैं, जो फुटपाथ्स हैं, जो पार्क्स हैं, जो प्लेग्राउंड्स हैं, वहाँ तक की ठीक है चीज़ें हम ये करेंगे। और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई जिसको मैं हेड करता हूँ। एक एडवाइज़र साहब हैं हमारे, मुर्तज़ा वहाब उस कमेटी में हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं वकार मेहदी साहब उस कमेटी में हैं। आज हमने उसकी मीटिंग की, काफ़ी देर तक उसमें बात हुई। इसमें मेयर कराची भी मौजूद थे, कमिश्नर कराची भी थे और भी ऑफिसर्स मौजूद थे। और उसके बाद एक सब कमेटी बनाई। उसका पर्पज़ ये है कि मेयर कराची या KMC के पास एक फ़हरिस्त मौजूद है जो लोग KMC को किराया अदा करते थे। तकरीबन 3,500 के करीब वो लोग हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि मुमकिन है कि ऐसे भी लोग बड़ी तादाद में हो जिनका नाम उस फहरिस्त में शामिल ना हो लेकिन उस ऑपरेशन के ज़रिए मुतासिर हुए हों। उन लोगों को सुनने के लिए और उसके अंदर मज़ीद ऐसे नाम ऐड करने के लिए जो उस लिस्ट में नहीं है, हमने कमेटी बनाई और उनको सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर आप उन लोगों से मिलें जो मुतासिर हुए हैं और उसको चेक करें कि आया उनके नाम इस लिस्ट में मौजूद है कि नहीं है। कुछ जगहें मेयर कराची ने आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पर हम इनको जो है वो अल्टरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उस ज़मीन की भी हमने प्लान के अंदर ये देखना है कि वो एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए ज़मीन मौजूद है। अगर वो भी किसी एमिनिटी के लिए तो हमारे लिए फिर वहाँ करना मुश्किल होगा। अच्छा सईद गनी साहब, आपने कहा कि हुकूमत की संजीदगी देखी है, तो सर वो संजीदगी तो बहुत सारे मामलात में हम हुकूमत की देख ही रहे होते हैं। वो चाहे पानी का मसला हो, चाहे थर का मसला हो, संजीदा तो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन कैबिनेट मीटिंग तक संजीदगी ये दिखाई देती है ना सर। ग्राउंड पे क्या है? क्या आपने वो जो लोगों की एक कमेटी बना दी है, वो कमेटी क्या लोगों से अब तक मिल चुकी है? क्योंकि ताजर बिरादरी तो ताहाल अगर वहाँ पर जाके विजिट किया जाए तो वो तो अभी भी एहतजाज ही कर रही है। क्या उनको ये बता दिया गया है कि आप अकोमोडेट करेंगे? और अगर अकोमोडेट करेंगे तो उसके लिए आपने क्या प्लानिंग की है, सिवाय इसके कि कमेटी बना दी जाए, कमेटी जाके उन लोगों से मिले जो उस लिस्ट में है या नहीं है? उनके लिए किया क्या जाएगा? उनको ज़मीन कहाँ दी जाएगी? वो अपने कारोबार का आगाज़ कहाँ पर करेंगे? ये सारी चीज़ें आपके प्लानिंग में है और इस पर अमल दरामद कब से शुरू हो जाएगा? देखें, इतने बड़े पैमाने पर अगर हमने लोगों को अकोमोडेट करना है तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आप चंद लोगों को साथ ना बिठाएं और कुछ उसके अंदर डिसीशंस ना लें। ये सरकारी मामलात हैं, इसके अंदर ज़मीन इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर बहुत सारे और मराइल आते हैं। तो आपको ये जो कमेटी बनाकर फॉर्मल उसकी मीटिंग्स करना, उसके मिनट्स रिकॉर्ड करना, उसकी मुख्तलिफ फॉर्म से उसके अप्रूवल लेना, ये बुनियादी तकाज़े हैं, उसके बगैर हम कर नहीं सकते। कोई ऐसा नहीं कि मैं उठूँ और कल उनको जाके कहीं पर कह दूँ कि आप यहाँ बैठ जाएँ। वो कब्ज़ा कहलाएगा फिर से, वो कोई एक रेगुलर उनको अलॉटमेंट नहीं हो सकती है। अच्छा, आपने KMC के बारे में बात की, इसके अलावा KBC के बारे में बात की, KBCA के बारे में बात की, तो यहाँ पर PTI इन एहलकारों के खिलाफ जो पैसे लेती रही है उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रही है जो गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात में मुलव्विस रहे हैं। सर, इस तरफ कोई एक्शन लिया जा रहा है? सिंध हुकूमत इसके लिए क्या करेगी? देखिए, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बराह रास्त मेरे महकमे में आता है, महकमा जो इदारा है ये, और ये बड़ा आसान होता है जब लोग कह देते हैं कि जो लोग पैसे लेते हैं, मुझे भी पता है कि लेते होंगे, यकीनन लेते होंगे, लेकिन जिनसे पैसे लिए जाते हैं अगर वो मुझे नाम न बताएं कि पैसे किसने लिए हैं या उसके सामने गवाह बन के ना खड़े होंगे। लोगों के पास रसीदें मौजूद हैं, बड़े बड़े उन्होंने फाइलें तैयार की हुई हैं दिखाने के लिए कि कोई आए तो सही देखने के लिए, पूछने के लिए। मैं तो असेंबली में भी कह चुका हूँ, मैं तो मीडिया के सामने भी कह चुका हूँ कि मुझे 2 लोगों के मुतल्लिक कुछ चीज़ें पता चली और मैंने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब अगर इनके पास और शवाहिद मौजूद हैं, ये देखें ना, अगर कोई मार्केट में जाके कह दे जी फलां मुझसे पैसे ले रहा है तो उसके कहने पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सबूत कोई नहीं है। लेकिन अगर जिसने पैसे दिए हैं अगर वो कंप्लेनेंट बन जाए और मुझे बताए कि जी इस आदमी ने मुझसे इतने पैसे लिए हैं, तो मैं अगर कार्रवाई ना करूँ तो फिर मैं मुजरिम हूँ, फिर हुकूमत उसकी मुजरिम है। लेकिन वो कहते ज़रूर हैं, लेकिन जब मैं बुलाता हूँ आगे आए बताएं, मेरी मदद करें, रहनुमाई करें कि मैं किस तरह उसके रखूँ, तो फिर वो पीछे हट जाते हैं। अच्छा सईद गनी साहब, वैसे बात निकली है तो फिर बहुत सारे मामला हैं। लास्ट टाइम भी जब आप शो में मौजूद थे, पानी के हवाले से बात हो रही थी, आपने कहा कि मैंने इस पर बड़ा सख्त एक्शन लिया हुआ है, जो हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किए हुए नर्ख हैं उसी पे ही पानी मिल रहा है। लेकिन मैंने तो जाके इलाकों में देखा है कहीं पर भी नहीं मिल रहा। वो 3000 6000 वो भी उन्हीं लोगों को वो टैंक मिल रहा होता है जो वहाँ पर खड़े हुए होते हैं, वो भी अपनी मर्जी के पैसे ले रहे होते हैं। तो अगर आपने एक कानून पर अमल दरामद करवाने की बात की है तो वो उस पर कहाँ हो रहा है? क्या वो तमाम लोग जो इतने महंगे पानी अभी भी बेच रहे हैं, वो टैंकर्स बेच रहे हैं, किसी को पकड़ा है आपने, क्रैकडाउन किया है किसी पर? लेकिन टैंकर्स जो शहर में चलते हैं वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के हैं। कुछ ऐसे टैंकर्स हैं जिन्होंने जो सबसॉइल वाटर होता है वो निकालते हैं, वो बेचते हैं। उसके ऊपर पहले तो बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन फिर एक पॉलिसी बनाई गई और उनको भी लाइसेंस इशू किया जाता है और उनसे एक फ़ीस ली जाती है। जो 6 हाइड्रेंट्स हैं शहर के अंदर चलते हैं कराची शहर में, जो लीगल हाइड्रेंट्स हैं जिनके पास परमिशन है, जो बिलिंग के ज़रिए
बिल जितना पानी इस्तेमाल करते हैं उतने पैसे वाटर बोर्ड को पे करते हैं। उनमें उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है टैंकर्स की वो कुछ परसेंटेज है, एग्जैक्टली मुझे अभी मैं नहीं बता सकूँगा, लेकिन कुछ परसेंटेज है कि इतने परसेंट जो टैंकर्स हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल रेट पे जो है वो प्रोवाइड करेंगे और बाकी जो है वो मार्केट रेट पे जाके देंगे। तो जो सरकारी नर्ख पर उनको देने होते हैं वो वाटर बोर्ड ने जो है वो अपनी एक ऐप डेवलप की हुई है, उसके जरिए लोग कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी भी शिकायतें आती हैं। लेकिन उसकी शिकायतें नहीं सर, बहुत शिकायतें नहीं मिलता। एक नहीं, जाहिर है कि डिमांड वो भी वो तमाम लोग ले जाते हैं तो जो फिर 3000, 6000 और 9000 का बेच रहे होते हैं। देखिए, एक तो डिमांड ज़्यादा है, शिकायतें ज़्यादा आती हैं और टैंकर्स होते कम है, एक उसका रीज़न। दूसरी एक चीज़ ये है कि ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में या और दीगर ऐसे इलाकों में जहाँ पर वाटर बोर्ड की लाइनों में पानी बिल्कुल नहीं पहुँच रहा, जिस तरह हब डैम पानी नहीं दे पा रहा है, खुश्क हो गया है, तो उन इलाकों में हम डिप्टी कमिश्नर के थ्रू फ्री वाटर टैंकर्स भी उन इलाकों को दे रहे हैं जो अच्छी खासी तादाद में हैं, और वो उन आबादियों में जाते हैं और वो आम लोगों में पानी तकसीम किया जाता है ताकि वो बेचारे अपने रोज़मर्रा के मामला जो है उसमें इस्तेमाल कर सकें पानी को। सर, ताजिर बिरादरी को भी कोई खुशखबरी दे दें, उनको भी बता दें कि जो आप लोग बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं उससे क्या निकलने वाला है उनके लिए। आज भी एक प्रोग्राम था आरामबाग में और उसमें भी ये जो कराची ताजिर इत्तेहाद है जिसमें काफ़ी सारे जो मुख्तलिफ बाज़ार हैं कराची की, उनके जो लीडर्स हैं वो मौजूद थे और वहाँ मैं भी मौजूद था और मेरे साथ मेयर कराची भी मौजूद थे। वहाँ पर भी हमने सारी बातें उनसे शेयर की हैं और जो आज मीटिंग हुई उसके मुतालिक बताया, जो कैबिनेट में फैसले हुए हैं वो उनको बताया। और ये बातें इसलिए मेरा ख्याल है उनको यकीन है इन बातों पर कि ये पहले दिन से हम कह रहे हैं, ये नहीं कि जिस दिन ये ऑपरेशन शुरू उस दिन से हम कह रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ देखिए, लोगों का रजिस्ट ना करना, वरना तो आमतौर पर तो ये होता है ना कि जो लोग ये डेमोलिशन कर रहे होते हैं वो लोगों को फेस नहीं करना चाहते हैं, लोग उनके पीछे होते हैं और वो आगे भाग रहे होते हैं। यहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं है, यहाँ वो हमसे मिलते हैं, हम उनके पास जाते हैं और बड़ी इज्जत के साथ बात होती है और वो हमारी जो यकीन दयानी हम उनको करवा रहे हैं उस पर वो इत्मीनान करते हैं। और कल भी काला पुल पे एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ उन लोगों का जिनका इम्कान है कि जो KCR के जरिए शायद मुतासर हो सकते हैं। सैकड़ों लोग थे, मुझे वहाँ बुलाया गया, मैं वहाँ चला गया और पार्टीज के लोग भी थे। वहाँ मैंने अपनी जाके बात रखी और उनको यकीन दिलाया कि हम उनको। सर, आप KCR की बात करें ना तो उसके लिए फिरदौस शमीम नकवी साहब को भी मैं वेलकम कहूँगी। में ठंडी हवाओं से ज़्यादा जनाब तजावुज़ात के खिलाफ हवाएं ज़्यादा तेज़ी से चल रही हैं और इनके आगे कुछ टिक पा नहीं रहा है। तजावुज़ात के सफाई समेत कई तारीखी तब्दीलियाँ मंजर आम पर आ रही हैं। अदालती हुक्म पर अब सर्कुलर रेलवे की बहाली पर भी काम जारी है। हुकूमत की जानिब से ये तय कर लिया गया है, तहैया कर लिया गया है, क्योंकि कराची की सर्कुलर रेलवे शहरियों की ज़रूरत है। सर्कुलर रेलवे की बहाली के अदालती अहकामात आने के बाद KMC और ज़िला इंतज़ामिया ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। बोगियाँ तैयार करने से लेकर रेलवे की मदद से रूट का तयन करने की बातें हो रही हैं। सयाहत को फ़रोग देने जैसे अहम मकसद को हासिल करने के लिए सदर से ओल्ड सिटी एरिया तक ट्राम लाइन बहाली का काम भी का हुक्म भी सामने आ रहा है। लेकिन तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात और जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, इसके बाद कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का मामला भी कुछ ज़्यादा आसान नहीं हो रहा, नज़र नहीं आ रहा है। कई सवालात इसको लेकर उठ रहे हैं और ये ऐसे सवालात हैं कि इसका आखिर मुस्तकबिल होगा क्या। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब तैयार हैं, सिंध हुकूमत, मेयर कराची भी एक दूसरे से ताउन के लिए तैयार है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मसाइल सामने आ रहे हैं क्योंकि सर्कुलर रेलवे की राह में तजावुज़ात हटाना आसान काम नहीं है। इख्तलाफात भी हैं, खदशात भी हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपसे मैं इस बात का सर आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो हो रहा है सर, इसको पहले लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या चाहे वो MQM हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, तमाम लोग मुत्तफ़िक़ दिखाई दे रहे थे, एक साथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब मुतालबात भी सामने आ रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये ऑपरेशन जो शुरू हुआ है, ज़ी शऊर इंसान तजावुज़ात के बारे में, इंक्रोचमेंट के बारे में ये नहीं कह सकता कि ये होनी चाहिए। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो लोग जिम्मेदार थे कि तजावुज़ात ना हो, चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में हो, चाहे वो KMC के हदूद पे, फुटपाथों पे और सड़कों पे हो, उन्हीं ने पिछले 11 साल नहीं, पिछले 25 साल से मेरे ख्याल से आज तक कोई एक्शन नहीं लिया और हालात इतने बिगड़ते गए कि आज ये सूरत हाल बनी हुई है जो कराची शहर की है। मैं समझता हूँ कि जहाँ ये तजावुज़ात हटाना ज़रूरी है इस वक्त सड़कों को
आज़ाद करने के लिए और फुटपाथ आज़ाद करने के लिए उन लोगों का भी मुहासरा करना ज़रूरी है, उनकी निशानदेही ज़रूरी है किन जिन लोगों ने पैसे कमाए इन तजावुज़ात की इजाज़त देके। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग भी हैं, KMC के एंटी इंक्रोचमेंट लोग भी हैं, और मुझे यकीन है कि ये बात जब निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी। तो ये जिम्मेदारी इस वक्त मेयर कराची की भी है और हुकूमत सिंध की भी है कि वो इनकी निशानदेही करे। दूसरी बात, पानी के ऊपर भी मैं कुछ सईद गनी साहब से कहना चाहता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? जी मैं देखिए, हमने ये मौजू जो है बार बार सिंध असेंबली में भी उठाया था, सईद गनी साहब से भी सवाल पूछा था, और आज हमने करारदाद भी जमा करा। हम समझते हैं कि ये प्रोसेस जो है इस वक्त जो हुआ है वो इनह्यूमन तरीके से, ज़्यादा जालिमाना हुआ है। कि जालिमाना प्रोसेस से क्या मतलब है कि नोटिस तक नहीं दिए जा रहे प्रॉपर, कि कम से कम लोगों को 1 माह का नोटिस मिलना चाहिए कि वो खुद अपनी तजावुज़ात को तोड़ के पीछे हदूद में आ जाए, और अगर उसके बाद कोई नहीं करे तो ज़रूर उन पे एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि शाम को नोटिस दे और सुबह को जो है वो चला दें बुलडोज़र। ये कहीं की शराफत नहीं है, चाहे उस आदमी ने कैसी भी इंक्रोचमेंट की हुई हो। मैं नहीं समझता कि ये काम इस तरह होना चाहिए। बाकायदा पेस्टिंग होनी चाहिए नोटिस की, एक हेल्प डेस्क मौजूद होना चाहिए कि लोग जाके पूछ सकें कि क्या हमने किस हद तक तजावुज़ किया है, कितना हमें पीछे हटना है। इससे कि बहुत सारे लोगों ने मकान खरीदा, उन्हीं ने फिर बेचा, फिर किसी और ने खरीदा, फिर किसी और ने किया। दुकानों का भी यही हाल है, तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि उन्होंने कोई गलत जगह पे बैठे हुए या नहीं बैठे हुए। ये जगह तो ये मैंने खुद देखा है सर, वहाँ पर जब नोटिस लगे, जब वहाँ पे बैनर्स लगे, तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत काम शुरू कर दिया, जो तजावुज़ात थी उसे हटाना शुरू कर दिया, साफ करना शुरू कर दिया। लेकिन सईद गनी साहब, यही तो बात कह रहा हूँ, हर जगह ये होना चाहिए कि हमें प्लानिंग नहीं कहीं दिखाई दी। ये एक मामला नहीं है जिसमें प्लानिंग का फुकदान नजर आए, ये जगह जगह नजर आता है प्लानिंग का फुकदान। और प्लानिंग भी इतनी पुअर होती है कि आप सोचिए कि जिस शहर की आबादी जो है 2.5% से ज्यादा बढ़ती हो, 2006 से उसकी पानी के इजाफे की कोई स्कीम ही नहीं लाई जाती। सर्कुलर रेलवे को शुरू करने के लिए सिर्फ ये इंक्रोचमेंट एक इशू नहीं है, इसके अंदर और भी रीजंस हैं और भी वजूहात हैं और भी इसके तकाजे हैं। जब तक वो पूरे नहीं होंगे सर्कुलर रेलवे नहीं चल सकती है। इसमें इस वक्त सिंध गवर्नमेंट का काम यह है कि वो इंक्रोचमेंट रिमूव करे, जो रास्ता है वो क्लियर करे। वफाकी हुकूमत का ज़िम्मेदारी ये है कि वो उस जो एरिया को जो हम खाली करवाएं उसको फिर प्रोटेक्ट करें। ये भी तो हो सकता है ना कि हम खाली कराएं और फिर दोबारा उस पर कोई और कब्ज़ा हो जाए, तो उस ज़मीन को संभालना भी आपने है। और तीसरा ये कि ये जो KCR का प्रोजेक्ट है ये CPEC में शामिल है जी। और CPEC में $2.7 अरब इस प्रोजेक्ट के लिए रखे गए हैं, वो इस पे लगेंगे। उसके अंदर वो चाइना रेल भी है, 1-2 और उनके बड़े सरकारी इदारे हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं जी। तो अगर तो कोई एक भी फरीक इसमें अपना काम ठीक नहीं कर पाएगा तो ये सर्कुलर रेलवे नहीं चल सकती है जी। हम सर DS रेलवे साहब कह रहे हैं कि 200 गज की पटरी का रास्ता वागजार करवाया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत ही चाहती है कि 1999 वाली जो सर्कुलर रेलवे उसे बहाल किया जाए, जो 60 से 70 गज का रूट का मसला था। तो अब क्या ये टाई ये रूट के मसले पर पड़ जाएगा कि 200 गज का रास्ता साफ करवाया जाए या फिर 60 से 70 गज का, क्या इसी में ही मसला ये रुक जाएगा? इस पर एक पूरी स्टडी मौजूद है और जो उस स्टडी के मुताबिक जितनी ज़मीन चाहिए उतनी ही खाली करवाई जानी चाहिए और हम खाली करवाएंगे। इसमें ना मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो सकता है कि मैं कहूँ जी 60 होना चाहिए तो कोई और के 50 होना चाहिए। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जितनी इस मंसूबे के लिए ज़मीन की ज़रूरत है हम उतना खाली करवाएं और उससे ज़्यादा किसी शख्स को हम तंग ना करें जो वहाँ बैठें। अब किसी की ख्वाहिश के मुताबिक अगर हम 2 घर तोड़ने पड़ते हैं तो बजाय 2 के बजाय 4 तो नहीं तोड़ सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे। लेकिन सर फिरदौस साहब ने जो सवाल उठाया वो भी बड़ा वैलिड पॉइंट है। आप देखें अगर स्कूल्स को देखा जाए, बड़े स्कूल्स को देखा जाए, शोरूम्स को देखा जाए, वहाँ तो मोहलत दे दी गई है, लेकिन बाकी तमाम लोग या फिर आप कह लें कि गरीब लोग जो बेचारे ना आवाज़ उठा सकते हैं, ना रेजिस्ट कर सकते हैं, ना किसी किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं सिवाय अपने आप पर रोने के, उनको तो किसी किस्म की कोई मोहलत नहीं दी गई। तो फिर सर ये शोरूम्स को और स्कूल्स को भी कोई मोहलत नहीं दी जाती? मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को मिक्सअप कर रही हैं। देखें इस वक्त जो कराची में ऑपरेशन हो रहे हैं या होंगे वो अलग अलग नोयत के हैं। एक तो जो एक जजमेंट है कि फुटपाथ, एमिनिटीज़ और नाले
उनको आपने साफ़ करवाना है। जिसकी ज़द में ये इम्प्रेस मार्केट और ये लाइट हाउस की मार्केट और दीगर इलाके आ रहे हैं, तो उसमें फुटपाथ भी साफ़ हो रहे हैं, उसमें नाले भी साफ़ हो रहे हैं, उसमें एमिनिटीज़ भी साफ़ हो रही हैं। ये एक अलग इशू है। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। अब उसके नतीजे में बहुत सारे कारोबार थे जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सील कर दिए थे, वो कारोबार बंद हो गए। लेकिन उसमें कुछ सड़कें ऐसी हैं जो पहले से कमर्शियल डिक्लेयर हैं, लेकिन वहाँ कारोबार करने वाले लोगों ने अपने प्लॉट का जो स्टेटस है वो चेंज नहीं करवाया। उनको ये मौका दिया गया, 1 महीने तकरीबन वो उनका काम बंद रहा है। उसके बाद ज़ाहिर है कि वो लोग रब्ता किया उन्होंने, और उन्होंने अपने प्लॉट्स का स्टेटस चेंज करवाने के लिए जो कानून के मुताबिक ज़रूरियात हैं वो उन्होंने प्रोसेस वो शुरू किया। उसके बाद कंडीशनली उनको वो कारोबार करने की इजाज़त दी गई, लेकिन उसमें भी उनके ऊपर ये पाबंदी है कि वो फुटपाथ के ऊपर कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं, या अगर कोई गैर कानूनी तामीरात किसी भी तरह से उनकी है तो वो उसके ऊपर नहीं आ सकते हैं। सर सर्कुलर रेलवे पे सर मैं फिरदौस साहब का भी कमेंट ले लेती हूँ। फिरदौस साहब, पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है इस पर? मैं सईद गानी साहब से एक गुजारिश करूंगा कि वो पब्लिक को ये कह दें कि अगर आपसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कोई आदमी एक पैसा मांगने आए तो उनको बताया जाए और वो उस आदमी को, अफसर को सस्पेंड भी करेंगे। ये बताइएगा कि जो ये सर्कुलर रेलवे वाला मंसूबा है, इसके हवाले से शेख रशीद साहब कह चुके हैं, ताउन करने के लिए बात कर चुके हैं वो केएमसी से, लेकिन सर जो इसकी राह में भी तो रिहायशी इमारतें हैं, रिहाइश के घर यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस बात पर भी जब इन्हें गिराया जाएगा, इन्हें हटाया जाएगा, इस पर भी तनकीद होगी या ताउन होगा? मेरे लिहाज से कराची सर्कुलर रेलवे कराची के अहम तरीन मंसूबों में है और कराची शहर की भलाई के लिए ये मंसूबा बनना जरूरी है। इस पे $2.7 बिलियन खर्च होते हैं या नहीं होते, इस पे मेरा बहुत ज्यादा तहफ्फुज है। इससे कि इसी तरह जो ऑरेंज ट्रेन का तखमीना लगाया गया था वो जर्मनी के स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा था, दुगना स्टैंडर्ड करके वो चीन के जो आया था। इसके ऊपर हमारे लोकल एक्सपर्ट्स और हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोगों को बैठना चाहिए, ये मंसूबा जरूर बनना चाहिए। जायका ने इसके एस्टिमेट्स दिए थे और उनके एक डिटेल स्टडी मौजूद है। जो शराइत थी उसकी वो पूरी नहीं कर सकी हुकूमत सिंध, इसलिए जायका पीछे हट गई। अब सीपैक के जो है उसकी क्या शराइत होती हैं मंसूबे की, वो देखनी पड़ेंगी, लेकिन किसी को भी इस मंसूबे को ये नहीं कह सकता कि ये नहीं बनना चाहिए। ये कराची की मास ट्रांजिट सर ये तो हम काफी अरसे से ही सुन रहे हैं, बनना चाहिए होना चाहिए, लेकिन होना कब है? आखिर में मैं सईद गनी साहब आपसे इस पे कमेंट लेना चाहूंगी। सर कब हमें कराची सर्कुलर रेलवे बन रहा है, इकदाम होते हुए दिखाई दे देंगे? कुछ है आपकी प्लानिंग में, कब से इस पे काम शुरू हो जाएगा या अभी सिर्फ तनकीद तक ही बात रहेगी? देखिए प्लानिंग में तो है, और अब जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन एग्जैक्टली इसके लिए टाइम बताना कि इसको साल लगता है 2 साल लगता है, वो ज़रा मुश्किल होगा बताना, क्योंकि इसके अंदर जो रिहेबिलिटेशन होनी है लोगों की वो कोई तकरीबन 4,500 या 6,500 के करीब हैं, जो पुरानी स्टडी में सर्वे हुआ है उसके मुताबिक हैं। उन लोगों को सिर्फ उठाना तो नहीं है ना, उनको यहाँ से उठाना है, कहीं और जाकर आबाद करना है, प्रॉपर तरीके से आबाद करना है। अगर उनकी आबादी नहीं होती है तो कम से कम मैं नहीं समझता हूँ कि हमें इस मंसूबे को आगे बढ़ाना चाहिए। पहले हमारा बुनियादी फर्ज है कि उन लोगों को हम रीसेटल। और इसके साथ साथ जो आपने कहा कि लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा जिनका इतना नुकसान हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ बातों तक या मीटिंग तक ना रहे, बल्कि इस पर काम भी हो। जल्द हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। फिरदौस शमीम नकवी साहब आप भी प्रोग्राम पर साथ मौजूद हैं, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। कराची में एक तो तजावुज़ात, दूसरा सर्कुलर रेलवे और बाकी शहर भी कुछ इन मामलात को लेकर अलग मंजर पेश नहीं कर रहे हैं। अगर बात करूं मैं पेशावर की, तो यहाँ बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा तब्दीली सरकार के लिए कड़ा इम्तिहान है। मंसूबे की तकमील की तारीख 6ठी बार तब्दील हुई है। मंसूबा कब बनेगा, बसें कब चलेंगी, पेशावर वालों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। सूबाई हुकूमत ने कुछ अर्से कबल 23 मार्च 2019 की डेडलाइन दी थी, लेकिन अब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से नई तारीख दे दी गई है। सदर मुमलिकत कहते हैं कि BRT मंसूबा अगले साल जून में मुकम्मल होगा। इस साल में बस मंसूबे की तारीख में 6 बार तब्दीली की गई है, और तो और रैपिड ट्रांजिट मंसूबे की कीमत 30% बढ़ चुकी है।
9 बार डिज़ाइन तब्दील हुआ है, लेकिन चंद स्टेशन ही बन सके हैं, जबकि हुकूमत का दावा है कि 80% काम मुकम्मल हो चुका है। मंसूबे पर 49 के बजाय 66 अरब रुपए खर्च होंगे। एक्निक की जानिब से मजीद 17 अरब 40 करोड़ रुपए की मंजूरी भी हो गई। कई बार मंसूबे का डिज़ाइन भी तब्दील हो गया। BRT प्रोजेक्ट के डायरेक्टर इकरामुल्लाह गंडापुर ने कुछ दिन पहले मंसूबा मुकम्मल होने का दावा किया था। ये भी दावा किया था कि मार्च में बसें पेशावर की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। तो परवेज़ खटक साहब की भी मैं आपको बात सुनवा देती हूँ, उनकी जानिब से इस मंसूबे को लेकर क्या कहा गया था, ज़रा सुने। BRT पंजाब ने सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, या वहाँ स्ट्रक्चर बना है 32 अरब रुपए में, हमारा स्ट्रक्चर उसी लेंथ का 29 अरब रुपए में बन रहा है। हम उसमें एक्स्ट्रा 250 बसेस ले रहे हैं। उन्होंने जो बसेस लिए हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के खाते में डाला है, उसमें पैसे उन्होंने नहीं दिखाए। उस पर सब्सिडी मिल रही है, हमारे सूबे में कोई सब्सिडी नहीं होगी, 10 साल प्रॉफिट में चलेगा। दुबई में इसी लेंथ की BRT 2.5 साल में बनी, लाहौर की BRT तकरीबन 1.5 साल में बनी, इस्लामाबाद पिंडी की BRT 15 महीने में बनी, और ये 6 महीने इसके कंप्लीट हो चुके। इस महीने 7 महीना हो जाएगा, अगले तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और ये दुनिया का फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ BRT होगा, ये एक रिकॉर्ड होगा दुनिया का। तो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक ने भी माजी में BRT प्रोजेक्ट की तकमील से मुताल्लिक ये दावे किए थे जो आपने सुने। अब BRT मंसूबा बार बार इस पर यू टर्न लिया जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? क्या सिंध की तरह यहाँ पर भी कोई प्लानिंग नहीं है, या फिर ये मामला कुछ और है? इस पर बात करने के लिए शौकत यूसुफजई साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बेहद शुक्रिया सर। मुझे बताइएगा, पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा आवाम के लिए सर कड़ा इम्तिहान बन गया है। मंसूबे की तकमील की तारीख को 6ठी बार बगैर किसी वजह के तब्दील कर दिया गया सर, क्यों? देखिए, BRT बस जो है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और मुझे हैरत होती है जब इसको कहा जाता है कि जी बार बार इसकी डेट चेंज हो रही है। इसमें इजाफा किया गया है कि जी 54 अरब से जो है ना ये 66 अरब पे पहुंचा है। तो थोड़ा सा लोगों को बताना लाजमी है। देखिए, पहला जो है वो है 26 किलोमीटर रोड है, चमकनी से लेके हयाताबाद तक। ये बना था, जो PC1 हमने बना के दिया था वो 59 अरब का था। जब फेडरल गवर्नमेंट के पास गया तो उन्होंने इसको 54 अरब करके हमारी मंजूरी दे दी। तो एक तो उन्होंने यहाँ पे पैसे कम किए खुद ही, दूसरा ये कि उसके बाद 68 किलोमीटर हमने इजाफा किया है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि पैसे बढ़ गए हैं, तो मैं ज़रा आप ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास फिलर रोड्स थे, जिसमें हमारे साथ चारसदर रोड है, कोहाट रोड है, मुख्तलिफ जो इस लाइन पे रूट्स आते हैं, ये तकरीबन कोई 68 किलोमीटर फीडर रूट्स बनते हैं। तो ये उसमें शामिल किया गया है। साइकिल रूट्स उसमें शामिल किया गया है। डिले इसलिए हुआ कि 54 अरब, हमने 59 अरब का एस्टिमेट दिया, इन्होंने 54 अरब करके दिया। जब ये 68 किलोमीटर हमने इजाफी डाला और उसकी एस्टिमेट 66 अरब पे गया, तो वफाकी हुकूमत, जो उस वक्त की वफाकी हुकूमत थी, उसने इनकार किया एक्निक में इसको लाने के लिए। तो वो चीज़ जो है वो वहाँ पे रुक गया, जिसकी वजह से हमारा काम रुका रहा। अब इस पे काम इंशाल्लाह तेज़ी के साथ शुरू है। ये जो जून का बात की है सदर मुमलिकत ने, ये वो एक्निक की अप्रूवल की बात की है, जो उन्होंने कहा है कि जून तक इसको मुकम्मल कर लिया जाए। हमारी तैयारी इंशाल्लाह मार्च अप्रैल तक हमने इसके डेडलाइन दिए, और इंशाल्लाह ताला अप्रैल तक ये बन जाएगी, आप देखेंगे। ये तो हम पिछले सालों से सुन रहे हैं सर, लेकिन इसकी तारीखें नहीं बदल रही हैं, इसकी लागत भी बढ़ रही है, 30% बढ़ चुकी है, 9 बार डिज़ाइन तब्दील कर दिया गया है। दिखने में तो ऐसा लगता है कि शायद प्लानिंग की कोई कमी है। 68 किलोमीटर यानी टोटल हमारी जो BRT है वो 26 किलोमीटर है ना, और जो इजाफी उसमें हमने डाला 68 किलोमीटर इजाफा डाला है। तो कहाँ से इस पर इतनी ज़्यादा लागत आई है? मैं तो कह रहा हूँ ये इतनी बड़ी प्लानिंग हो गई है कि 30-40 साल तक पेशावर के लिए दूसरी सर्विस की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक लॉन्ग टर्म जो है ना, एक मनसूबाबंदी हो गई है। सर, मंसूबे से मुताल्लिक खदशात आ रहे हैं सामने, ऑपोजिशन तनकीद कर रही है, पार्टी की साख पर बात आ रही है। सर, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जहाँ तक अपोजिशन की बात है, उन्होंने तो इलेक्शन के दौरान भी बड़े नारे मारे कि जी इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, लेकिन अवाम ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट दारुल हुकूमत पेशावर में आज से पहले कभी हुई नहीं है। ये लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि कोई कहाँ से वज़ीर आला आता, कोई कहाँ से वज़ीर आला आता, पेशावर इसी तरह इग्नोर रहता, पेशावर पे कोई पैसा नहीं लगाने लगता। तो ये तो इतनी बड़ी रकम जो है वो पहली दफ़ा पेशावर पे लग रही है, तो मेरे ख्याल से पेशावरी तो खुश है।
और उसका सबूत ये है कि आप देखें कि जो रिज़ल्ट है पेशावर का वो आपके सामने है। 5 साल पहले अस्पतालों की क्या सूरत हाल थी KP के, कितने डॉक्टर्स थे यहाँ पे, आप देखें ना 5-6 हज़ार डॉक्टर हमने भर्ती किए हैं। तो वो जो डॉक्टर भर्ती किए हैं उसकी वजह से तो अस्पताल चले हैं, वरना तो पहले बिल्कुल बंद पड़े थे, बहुत से अस्पतालों को ताले लगे हुए थे। तो 5-6 हज़ार डॉक्टरों को भर्ती करना ये मामूली बात नहीं होती है। इसी तरह तकरीबन कोई 50,000 टीचर्स को भर्ती किया हमने पिछले अपनी हुकूमत में, 50,000 वो भी NTS के ज़रिए। तो अब मतलब ये कि उस वक्त के स्कूलों की हालत, उस वक्त के अस्पतालों की हालत, वो देख के इसको कंपैरिजन करते तो फिर तो मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि हमने बहुत काम किया है। एक्सपेक्टेशन बहुत है लोगों की, तवक्कुआत बहुत है, मैं इससे एग्री करता हूँ। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिस हद तक जा सके लोगों को सहूलतें देनी चाहिए, लेकिन उसको ज़ाहिर है हमारे वसाइल क्या हैं, हमारे उस हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर बताता हूँ कि कोई पैसा करप्शन में नहीं जाएगा इंशाल्लाह, जो भी पैसा होगा आवाम पे लगेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 30,000 अरब कर्जा लेके छोड़ के हम जाके बाहर हम चीखें मार रहे हैं कि हुकूमत नहीं चल सकती, जिसको लेकर बात करते हैं। लेकिन अभी बात तो की जाती है, लेकिन हकाइक इससे बरक्स दिखाई देते हैं। तो शौकत यूसुफजई साहब, बहरहाल इब्तिदा में इस मंसूबे पर तो बड़ी तेजी से काम हुआ था, लेकिन अब इसका वक्त भी बढ़ता जा रहा है, इसकी लागत भी बढ़ती जा रही है, और आप कह रहे हैं इसका ट्रैक भी बढ़ रहा है। अब काम मुकम्मल हो जाए, हम तो बस यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त भी अपने ख्ताम को पहुँचा है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह ने के बाद।